सो हेलो एंड वेलकम गाइस, इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल के बारे में। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो जो कि कंपनी रूल पे बेस्ड थी उसमें बताया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज को जाकर देखिए, और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं क्राउन रूल के बारे में, जिसका पीरियड था 1858 से लेकर 1947 तक। सो जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर सीरीज में बताया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंपनी को ये कह दिया था कि आप रूल तो कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया था। अब होता क्या है कि 1857 में एक वॉर हो जाती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, फिर कम्युनिटी बोलते हैं, जिसके कारण से एक नया एक्ट लाया गया और जिसके कारण से कंपनी रूल को हटा दिया गया और डायरेक्ट क्राउन रूल को एस्टेब्लिश किया गया। अब ये जो एक्ट है वो लाया गया था कह के कि ये गुड गवर्नेंस एक्ट है इंडिया के लिए, और इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया और सारी पावर जो थी वो ट्रांसफर कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब जानते हैं इस एक्ट के फीचर के बारे में। तो पहला जो इसका फीचर था वो ये था कि इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी इसने इसको एबॉलिश कर दिया और एक नई पोस्ट क्रिएट की जिसका नाम था वायसरॉय ऑफ इंडिया। और जो वायसरॉय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका, ब्रिटिश क्राउन का, वो भी इंडिया में। अब जो लॉर्ड कैनिंग थे वो हमारे बनते हैं पहले वायसरॉय ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इस एक्ट ने जो डबल गवर्नमेंट की सिस्टम थी इंडिया में उसको एबॉलिश कर दिया। डबल गवर्नमेंट आप ये समझ सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उसको इस एक्ट ने डायरेक्टली एबॉलिश कर दिया। साथ ही साथ अब इसने एक और काम किया, इसने एक नया ऑफिस बनाया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ आवर इंडिया। और इस बॉडी के अंदर इसने सारी अथॉरिटी रख दी और सारा कंट्रोल रख दिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। दिस एक्ट, ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड टू एग्जिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये समझ सकते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था उसको एग्जिस्ट करने के लिए इन्होंने 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई। एंड द बॉडी वाज कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। सो ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये सारे डेवलपमेंट हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। अब इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट में प्राइमरली जो ये कहा गया था कि जो इंडियंस हैं उनको लॉ मेकिंग प्रोसेस से छोड़ा जाए। जो वायसरॉय है वो नॉमिनेट कर सकता है कुछ इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ एक्सपेंडेड काउंसिल। लॉर्ड कैनिंग ने इस एक्ट का यूज किया और 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया अपनी एक्सपेंडेबल काउंसिल में, ठीक है। और जो ये मेंबर्स थे वो एक तो थे राजा ऑफ बनारस, और दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे थे सर दिनकर राव। इस एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को वापस चालू कर दिया और जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई। और जो मेजर डेवलपमेंट हुई इस एक्ट के थ्रू वो थी कि जो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब, इनको क्रिएट किया गया 1862, 1886 और 1897 में। अब जो वाइसरॉय था उसको ये और एक और पावर दी गई कि वो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए नए लॉज बना सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है। अब यहाँ पे एक पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर जो वाइसरॉय था उसको एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बना सकता था, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट थी वो ऑथराइज थी फाइनल ऑर्डर इशू करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑन द मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक मेजर चेंज होता है कि जो वायसरॉय था उसको ये एम्पावर किया गया कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस के जो ऑर्डर थे उसको इशू कर सकता है विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। सो इससे वायसरॉय को काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं। सो ये सारी मेजर डेवलपमेंट हुई थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862 में। फिर इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एडिशनल नंबर थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के उनको सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको इंक्रीज कर दिया, लेकिन अपनी मेजोरिटी रखी दोनों में ही। अब इन्होंने एक और काम किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको पावर दे दी कि वो आप जो बजट आएगा, जो फिजिकल बजट आता है उसको डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर का नॉमिनेशन इन्होंने करना चालू कर दिया। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके लिए जो वायसरॉय था वो नॉमिनेट करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें गवर्नर जो था वो नॉमिनेट करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज। सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में ऐसी कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली सिवाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंस बट रिटेन द ऑफिशियल माइनॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन इन्होंने अलाउ कर दिया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी हो सकती है। दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय एंड गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले इंडियन बनते हैं जिन्होंने वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, और साथ ही साथ इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो लॉ मिनिस्टर के तौर पे हुआ था। इस एक्ट में जो मेजर डेवलपमेंट हुई वो हमारे यहाँ हुई थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में लेके। अब इस एक्ट ने अलाउ कर दिया कि जो मुस्लिम थे उनका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता था और उनको सिर्फ एलेक्ट किया सकता था सिर्फ मुस्लिम वोटर्स से। ये जो प्रपोजल था वो लॉर्ड मिंटो ले आए थे और इसी कारण से उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाने लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919।
अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 1917 को ये डिक्लेयर किया कि हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव हो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और ये जो एक्ट था वो 1921 में फोर्स में आता है। इस एक्ट को मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि जो मॉन्टेग थे उस समय वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और जो लॉर्ड कैम्सफोर्ड थे वो वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब बात करते हैं इस एक्ट के फीचर के बारे में। तो इस एक्ट ने पहली बात तो रिलैक्स किया जो सेंट्रल का कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, और उनको सेपरेट कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। फर्दर इसने क्या किया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक था ट्रांसफर्ड और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था उसको गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल हैंडल करती थी, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसको गवर्नर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैंडल करती थी। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म इन द कंट्री और द डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। अब देखो, जो इंडियन थे उनका एसोसिएशन चालू हो गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। साथ ही साथ अब इस एक्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो 3 मेंबर होंगे आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो इंडियन होनी चाहिए। अब जो इसके बाद इन्होंने मेजर डेवलपमेंट की कि इन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से मुस्लिम्स तक एलोकेटेड था, अब इन्होंने इसको बढ़ा दिया। दिस एक्ट ऑल्सो ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। अब इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने एक नया ऑफिस क्रिएट किया जो कि हाई कमिश्नर का था फॉर इंडिया इन द लंदन, एंड ट्रांसफर्ड सम ऑफ द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया टू हिम। अब मेजर डेवलपमेंट होती है 1926 में, जब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल बजट थे और सेंट्रल बजट थे उनको अलग कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नया कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसकी कंडीशन, उसकी जो पोस्ट कंडीशन थी वो उसको उनको पता नहीं थी। अब उसको पता करने के लिए इन्होंने एक कमेटी का सेटअप किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। और ये जो कमेटी थी वो 7 मेंबर्स की कमेटी थी, एक स्टेचुटरी कमीशन थी जिसको कि रिपोर्ट करना था इंडिया की कंडीशन आफ्टर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब होता क्या है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, तो इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इसको बाइकआउट कर दिया। और जब वो कमीशन इंडिया में आई तो उसको काले झंडे दिखाए गए और एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था कि साइमन गो बैक। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की है 1930 में। अब इन्होंने कई चीज़ों को उसमें रिकमेंडेशन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। नंबर 1 इन्होंने कहा था कि एबॉलिशन ऑफ डायरेक्टरी होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी फेडरेशन होनी चाहिए प्रिंसली स्टेट में। अब देखो, एक और चीज़ इन्होंने कहा कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है इसको कंटिन्यूएशन किया जाए, इसको बंद ना किया जाए। अब इसके बाद होता क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी, जिसके जो मेंबर्स थे, पहले तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दूसरी थी ब्रिटिश इंडिया और तीसरे थे इंडियन प्रिंसली स्टेट। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इसको कभी ज्वाइन ही नहीं किया। अब देखो होता क्या है, अगस्त 1932 में जो रैमजे मैकडोनल्ड थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक स्कीम अनाउंस की फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, और इसको कहा गया कम्युनल अवार्ड। अब ये जो स्कीम थी इसमें जो पहले से कम्युनल हमारा इलेक्टोरेट था उसमें फिर से एक एक्सटेंशन किया गया, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको इसमें जोड़ दिया गया। Due to this, Gandhiji was distressed over the extension of principle of communal electorate to the depressed class and undertook fast up to death in येरेवड़ा जेल, पूना। अब इसके बाद क्या होता है, इस अवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने एक पैक्ट साइन किया, इसको कहते हैं हम लोग पूना पैक्ट। और ये साइन हुआ था कांग्रेस के लीडर्स और जो डिप्रेस्ड क्लास के लीडर्स थे उनके बीच में। इसमें हुआ क्या कि हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट था, इसको रिटेन किया गया और साथ ही साथ रिजर्व सीट दी गई डिप्रेस्ड क्लास को। अब इसके बाद बहुत ही मेजर एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट में 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। थ्रू दिस एक्ट द पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट इन 3 टर्म्स। जो पहला था वो था फेडरल लिस्ट, दूसरा था हमारा प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट थी वो थी सेंटर के लिए जिसमें कि 59 टर्म्स थे, जो प्रोविंशियल लिस्ट थी वो प्रोविंस के लिए थी और उसमें 54 टर्म्स थे, और जो कंकरेंट लिस्ट थी वो दोनों के लिए थी और उसमें 36 टर्म थे। बाकी जो रेसिड्यूरी पावर थी वो वायसरॉय को दे दी गई थी, और लेकिन ये फेडरेशन कभी आ नहीं पाई क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थी उसने इसको कभी ज्वाइन नहीं किया। अब इन्होंने प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दे दी और साथ ही साथ एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट का इंडक्शन किया प्रोविंसेस में। द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। लेकिन ये आता है इफेक्ट में 1937 में, लेकिन जल्दी ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में। इस एक्ट ने एक और मेजर डेवलपमेंट किया कि इसने डायरेक्ट इलेक्शन चालू कर दिए बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में। इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा बढ़ाया और इसने एक्सटेंड किया उसको वुमेन्स और लेबर्स के लिए भी। इस एक्ट ने और भी मेजर डेवलपमेंट की, जैसे कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया था जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने एस्टेब्लिश किया था, इसने उसको अबॉलिश कर दिया। साथ ही साथ इसने जो वोटिंग राइट थे इसको बढ़ा दिए गए, अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गेट द वोटिंग राइट। और एक और इसने मेजर डेवलपमेंट की वो थी रिजर्व बैंक का एस्टेब्लिशमेंट टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। अब देखो हमारे पास फेडरल पब्लिक कमीशन तो थी, लेकिन इसने साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी सेटअप किया और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी सेटअप किया। एंड थ्रू दिस एक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट वाज सेटअप इन 1937।
अब देखो होता क्या है, 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल खत्म होगा इंडिया में जून 30 1948 आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब ये जो अनाउंसमेंट थी इसने काफी एग्रेशन कर दिया मुस्लिम लीग के अंदर, उन्होंने डिमांड कर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए। अब इन्होंने 3 जून 1947 को फिर एक डिक्लेरेशन की, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया से, वो उन पार्ट्स में नहीं अप्लाई होगा जो उसको मानने को तैयार नहीं है या फिर जो भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। अब इसी दिन क्या होता है, इसी दिन जो लॉर्ड माउंटबेटन है उन्होंने एक अपना प्रपोजल ले आया कि देश को, मतलब जो भारत है उसको पार्टीशन किया जाए, और ये जो पार्टीशन प्लान था इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और इसके लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को इम्प्लीमेंट किया गया। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के मेजर फीचर्स क्या। इसने पहली बात तो जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसको डिक्लेयर किया कि वो अब खत्म हो रहा है, और जो इंडिया है वो सोवरेन कंट्री है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया है फ्रॉम अगस्त 15 1947। और इसने क्या किया, इट प्रोवाइडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डोमेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इट आल्सो अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच द गवर्नर जनरल, और ये जो गवर्नर जनरल था वो अपॉइंट होता ऑन द एडवाइस ऑफ डोमेन कैबिनेट। It also empowered the Constituent Assembly of the two domains to frame and adopt any constitution for their nation. This act proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely state and treaty relations with the tribal areas from August 15, 1947. इस एक्ट ने जितने भी इंडियन प्रिंसली स्टेट थे उनको फ्रीडम ग्रांट कर दी, और उनको ये राइट दे दिया कि अगर आप इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बना के रह सकते हैं। इसने एक और चीज कहा कि जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चलेंगे, और साथ ही साथ आपको जो उसमें मॉडिफिकेशन जरूरी लगती है वो उसमें आप कर सकते हैं। द लास्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्च हिज राइट ओवर द वीटो बिल्स एंड आस्क्ड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। लेकिन ये जो पावर थी वो रिजर्व कर दी गई थी गवर्नर जनरल के लिए। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज भी जल्दी चालू होने वाली है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मारो ताकि आप मेरे नए वीडियोस जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है उसको देख सकें। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।